हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, आज की क्लास में फिर से संडे आया है। दिन के दोपहर के 12 बजे हैं और आज की क्लास में हम 20 से 25 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पूरे वीक में हमने करंट अफेयर्स देखे हैं। ठीक है, अब इस बार का पैटर्न थोड़ा सा अलग हम लोगों ने बनाया है पूरी टीम की डिस्कशन के बाद, जिसके अंदर आपको बेस्ट 40 एमसीक्यूज दिखेंगे। एमसीक्यू के साथ उनका फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखेगा, यानी जो भी इस हफ्ते की 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होगी और जो भी उसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हमको ज़रूरत है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग डेली का करंट अफेयर देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, यानी पूरा दिन में क्या हुआ, पूरे डे वाइज अगर आपको करंट अफेयर्स देखने हैं तो रोज़ाना दिन में 12 बजे मंडे टू सैटरडे आप देखते हैं, और जो भी उस पूरे हफ्ते के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो आप संडे को देखा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना 20 से 25 मई का सफ़र। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले डेज को हम इम्पॉर्टेंट डेज जो भी आए हैं मई महीने के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। 1 मई को हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर डे देखा। 1 मई को ही महाराष्ट्र डे, जो गुजरात और महाराष्ट्र बाइफर्केट हुए थे भाषा के आधार पर, वो देखा था। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आया था। 4 मई को कॉल माइनर्स डे आया था। फिर 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे आया था। 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे आया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है 7 मई को 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया गया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जब अपना पहला नाभिकीय परीक्षण, पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, लेडी विद द लैंप याद होगा आपको। 16 मई को नेशनल डेंगू डे बनाया गया। 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की तरह सेलिब्रेट हो रहा है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया गया। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 19 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई वर्ल्ड बी डे। 21 मई इंटरनेशनल टी डे। 21 मई को ही नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या की थी एक सुसाइड बॉम्बर ने। तो ये तो थी डेज की बातें। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग प्राप्त कर लें। अगर आपको हमारी डेली सीए का, मंथली सीए का, वीकली सीए का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप परचम के टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। साथ में डेली का वहाँ पे पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और बाकी की डिटेल्स आपको परचम ऐप पर भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स अपना क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, एमसीक्यू के माध्यम से और हेडलाइंस के माध्यम से। अगर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना चाहते हो, जिनके भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं और जल्दी से रिवीजन करना चाहते हो, तो सीए रफ्तार, करंट अफेयर रफ्तार के नाम से हमारा इनिशिएटिव है। ठीक है, जो परचम classes.in पे आपको मिलेगा। और सवाल नाम की जो बुक है, जिसके अंदर आपको 200 एमसीक्यू का, मतलब ये 12 ई बुक्स हैं, 12 सॉफ्ट कॉपी हैं। ठीक है, 12 मंथ की पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन ये होता है। 200 एमसीक्यू जो है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये सवाल नाम से हमारा ऑब्जेक्टिव मंथली ई बुक है, जो 12 बुक आपको पूरे साल में मिलेगी। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जिसकी डिटेल आप परचम ऐप पर ले सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रीमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान या श्रीलंका? किसने उत्तरी हिंद महासागर में जो ये चक्रवात आया है रेमल नाम का, जिसको रेमल हम कह सकते हैं, ये कौन से देश ने नाम दिया है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आंसर क्या आएगा? ओमान ने नाम दिया है। किसने? ओमान ने नाम दिया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये कैसा साइक्लोन है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो, ये जो है 26 मई तक बंगाल को हिट कर देगा। कोलकाता और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है कि खतरे की घड़ी आ चुकी है। आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, साइक्लोन रिमल के बारे में इशू अलर्ट कर दिया है। ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे और बांग्लादेश के कोस्ट पे नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में, यानी 26 मई तक, 26 मई जो जा चुकी है
उस पे हिट करने वाला था। ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर ये इस साल का नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर जो है पहला साइक्लोन देखा जा रहा है। नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर इस साल का पहला साइक्लोन ये देखा जा रहा है। जो रेमल नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये किसने दिया है? ये ओमान ने दिया है। तो क्वेश्चन यही था आपका, कौन से देश ने दिया है? तो हमने बताया ओमान ने दिया है। ठीक है, तो ओमान ने ये नाम दिया है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि साइक्लोन के लिए आपको लो प्रेशर जोन चाहिए। ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और फिर कोरियोलिस फोर्स के साथ मिलते हुए ये एक भयानक साइक्लोन का रूप धारण कर लेता है। लो प्रेशर एरिया जो है वो तमिलनाडु से साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट की तरफ जो है वो प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के पार्ट्स के अंदर ये बाय अर्ली 24 मई तक स्ट्रेंथन और हो जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट वार्ड की तरफ यानी कैलकाटा वेस्ट बंगाल की तरफ जो है ये आगे इंटेंसिफाई हो रहा है। तो नाम क्या है? रेमल, जो ओमान ने दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जेनी एर्पेनबैक वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर फिक्शन ये एक फिक्शन बुक जेनी एर्पेनबैक ने लिखी है, नाम है कायरोस। ठीक है, कायरोस। क्या ये बात सही है? माइकल हॉफन फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर है टू विन सिंस द प्राइज लॉन्च्ड इन इट्स करंट फॉर्म इन 2016। क्या दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या कोई नहीं? आंसर क्या आएगा? ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बारे में देखते हैं ये न्यूज क्या है। ठीक है, ये न्यूज क्या है इसको समझिए। जर्मन ऑथर जेनी एर्पेनबैक जो है, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है फॉर फिक्शन फॉर कायरोस। कायरोस नाम की इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, जर्मनी की ये ऑथर हैं, और जेनी एर्पेनबैक को ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, और माइकल हॉफन को, इनको भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है इस कायरोस के लिए ही। ये जो है क्या कहता है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये फिक्शन को मिलता है, मतलब जो काल्पनिक पुस्तकें लिखी जाती है उस पे मिलता है, उनको मिलता है जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, किसी और भाषा में थी, जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुई है, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिलता है। इसके अंदर क्या धनराशि मिलती है? $64,000 जो है वो प्राइज मनी मिलता है, यानी 50,000 पाउंड जो है वो मिलते हैं। ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में ये डिवाइड होता है। तो ट्रांसलेटर है हॉफमैन और ऑथर कौन है? जेनी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 50,000 पाउंड जो है वो डिवाइड होंगे। एर्पेनबैक जो है फर्स्ट जर्मन विनर है इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, और हॉफमैन जो है वो फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर है टू विन सिंस द प्राइज लॉन्च्ड इन इट्स करंट फॉर्म इन 2016। ठीक है, जब से ये प्राइज लॉन्च हुआ है तब से पहले मेल ट्रांसलेटर जो है वो हॉफमैन ही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपने देखी थी, दोनों बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? सी। दोनों बातें बिल्कुल सही है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डॉल्फिन्स आर करंटली एस्टिमेटेड टू बी इन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर कितनी डॉल्फिन्स लगभग है? 2000, 3000, 4000 या 5000? द करेक्ट आंसर इज 4000। 4000 डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 4000 डॉल्फिन। आपको यहाँ आंसर दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। देखिए जी, जो नमामि गंगे मिशन है, नमामि गंगे मिशन क्यों आया था? गंगा को क्लीन करने का मिशन था। तो नमामि गंगे मिशन में हमको क्या करना था? गंगा को क्लीन और प्योरीफाई करना था। ठीक है, ताकि डॉल्फिन पॉपुलेशन रिवर के अंदर बढ़ सके, डॉल्फिन पॉपुलेशन रिवर के अंदर बढ़ सके। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार करंटली 4000 डॉल्फिन गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी में है। आप देख रहे हो, यही क्वेश्चन था, कितनी डॉल्फिन है? 4000 लगभग गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के अंदर डॉल्फिन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2000 एस्टिमेटेड नंबर है, लगभग 2000 गैंगेटिक डॉल्फिन जो है अकेले उत्तर प्रदेश में है। यूपी गवर्नमेंट ने नई टूरिज्म पॉलिसी भी इसको लेके लॉन्च की है, इंप्लीमेंट की है, कि जो चंबल सेंचुरी के अंदर डॉल्फिन सेंचुरी एरिया अलग से डिक्लेयर किया गया है। चंबल सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें अलग से डॉल्फिन सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। एक गोल डिसाइड किया गया है डॉल्फिन को लेके कि हमें 2030 तक, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो 2030 तक हमें गैंगेटिक डॉल्फिन का पॉपुलेशन लगभग डबल करना है। ठीक है, दे आर बीइंग कंजर्व्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कंजर्व हो रही हैं। गंगा में
और उसकी सहायक नदियां उनकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर, जैसे रामगंगा, यमुना, गोमती, घग्गर, राप्ती, सोन, गंडक, चंबल और कोसी रिवर्स के अंदर इन डॉल्फिन्स को कंजर्व किया जा रहा है। तो लगभग 4000 टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना, क्योंकि आप लोगों ने पूरे डे बाय डे जो है न्यूज को सुना है अगर, तो आप कमेंट कर देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट उद्भव। उद्भव के बारे में, प्रोजेक्ट उद्भव जो है उसके बारे में सवाल है। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, यानी USI. This initiative aims to bridge the gap between age-old wisdom and contemporary military education. ये कह रहा है इनमें से कौन सी गलत है, इनमें से कौन सी नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। स्टूडेंट्स ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर क्या हो रहा है, मिलिट्री एजुकेशन को हमारा एज ओल्ड विजडम के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, जिसमें हमारे वेदास, पुराना, ग्रंथा, इनका ज्ञान जो है वो मिलिट्री की कल्चर के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि ये पता लगे कि उस समय में युद्ध की नीति कैसे होती थी, उस समय युद्ध के किस तरीके के शस्त्र और अस्त्र होते थे। तो ये प्रोजेक्ट उद्भव के नाम से जाना जा रहा है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ये इंडियन आर्मी और USI का कोलैबोरेशन है, और ये मिलिट्री एजुकेशन को एज ओल्ड विजडम के साथ जो गैप था उसको ब्रिज करने का काम कर रहा है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। उसने पूछा कौन सी गलत है, हम कहेंगे इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नीदर वन नो टू। इसलिए आंसर क्या आएगा, यहां देख रहे हो, आंसर विल बी डी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये आर्मी चीफ है मनोज पांडे जी। इन्होंने वेदास, पुराणास, महाभारता को फ्यूचर रेडी के लिए एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो सैन्य संस्कृति के अंदर प्राचीन प्रतिमानों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे एज के मतलब बहुत पुराने एंशियंट पैटर्न्स हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है मिलिट्री कल्चर के साथ। नाम दिया है प्रोजेक्ट उद्भव। उद्भव का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, किसी चीज को मतलब शुरुआत करना, ओरिजिन करना, उसके बिल्कुल उदय से वो कैसे चला था, उसकी शुरुआत कैसी हुई थी, दैट इज उद्भव। ठीक है, अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेमिनार कम एग्जीबिशन टाइप का ये एक चीज है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ इंडियन स्ट्रैटेजी कल्चर, स्ट्रैटेजी और हिस्ट्री दोनों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, भारत के कल्चर के साथ। नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली ऑन 21 मई 2024। न्यू दिल्ली के अंदर जो नेशनल म्यूजियम है 21 मई 2024 को ये पूरा सेमिनार कम एग्जीबिशन था। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल अक्टूबर 21, 2023 के दौरान। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड USI। भारतीय आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में ये कोलैबोरेशन है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ये डिफेंस सर्विसेज का थिंक टैंक है। जो USI है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, USI, ये डिफेंस सर्विसेज का थिंक टैंक है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या रखा, उद्भव, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन और जेनेसिस। ठीक है, और इसके अंदर जैसे वेदा, पुराना, उपनिषदा, अर्थशास्त्र, इनका डीप एंशिएंट टेक्स्ट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया गया है। तो गुप्ता टाइम में, मौर्य टाइम में, मराठा टाइम में किस तरीके से जो एपिक बैटल्स हुई है उनका ब्रिलियंस प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट उद्भव है। ठीक है, जिसको मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट किया गया है। नेक्स्ट है, हु वन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 टाइटल, किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। बार बार इनका नाम आ रहा है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन बहुत लंबे समय से। तो देखते हैं ये न्यूज क्या थी, आंसर आपको ब्लिंक हो जाएगा, आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, क्या है ये आप देख रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपन जो है ये एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री अवार्ड जीत चुके हैं। इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस के अंदर किया था। डच फ्लैग, ये रेड बुल रेसिंग से खेल रहे थे और इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, मतलब ये विनर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विच डे ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिस्ट कैलेंडर इज सागा दावा सेलिब्रेटेड। बुद्धिस्ट, गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये एक सेलिब्रेशन है। ठीक है, और ये हमेशा 4th मंथ के 15th डे को मनाया जाता है। 4th मंथ के 15th डे बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, डे। ये कह रहे हैं कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा डी। सागा दावा ये सिक्किम का मेन फेस्टिवल, ये नॉर्थ ईस्ट सिक्किम के अंदर है, तो वहां पे शुरू हो चुका है, वहां पे इसको सागा दावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिक्किम जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है, जो 4th मंथ के 15th डे यानी फुल मून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्दर्न बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर हम कोमेमोरेट करते हैं 3 चीजों को। किन 3 चीजों को? बर्थ को, एनलाइटनमेंट को और महापरिनिर्वाणा को। बर्थ को, एनलाइटनमेंट को और महापरिनिर्वाणा, इन तीनों को हम कोमेमोरेट करते हैं इस सेक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल के अंदर, ठीक है। और इसको हम ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 ओकेजन है। क्या क्या? उनके बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो उनको हम ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन के नाम से भी जानते हैं इस डे को। और ये ल्यूनिसोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। तिब्बतन बुद्धिस्ट कैलेंडर ही ल्यूनिसोलर कैलेंडर कहलाता है। ल्यूनार क्या होता है कि मून कितने दिन में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लगभग 29.5 डेज। और सोलर डे आपको पता है 360, सोलर ईयर में 365 डेज होते ही है। बुद्धिस्ट फेस्टिवल सिक्किम में और कौन कौन से मनते हैं? द्रुक्पा शेष्टी, ये 6th मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बतन लूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो जुलाई और अगस्त में आता है, ठीक है। ये जिस समय फर्स्ट सरमन लॉर्ड बुद्धा का हुआ था सारनाथ में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए है द्रुक्पा। फिर पांग लहापसोल, ये जो है पांग लहापसोल, या जो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ये 15th डे ऑफ 7th मंथ, तिब्बतन लूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग 7th मंथ के 15th डे को ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो लगभग अगस्त सितंबर में आता है अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर। इसमें क्या होता है? ये माउंट कंचनजंगा को डेडिकेटेड है, स्पेशल यूनिक फेस्टिवल है ये। तो ये कुछ सिक्किम के एक्स्ट्रा फेस्टिवल हैं जो बुद्धा से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडिया कोच हैज बीन नेम्ड एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर? तो इसमें कौन आएंगे? रवि शास्त्री जी। इसका आंसर क्या है? रवि शास्त्री जी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलो, मैं पढ़ रही हूं आप लोगों के कमेंट्स। किस पूर्व भारतीय कोच को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बहुसांस्कृत राजदूत नामित किया है? रवि शास्त्री। पाकिस्तान से हैं अकरम और भारत से हैं रवि शास्त्री, जो भारत के कोच रहे हुए हैं, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आंसर इज सी, रवि शास्त्री जी। तो यहाँ पे यही कहा हुआ है कि फॉर्मर इंडियन कोच रवि शास्त्री और लेजेंडरी पाकिस्तान क्रिकेटर वासिम अकरम, इनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर घोषित किया है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच साउथ अमेरिकन कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट द 2027 वर्ल्ड विमेन कप? कौन वर्ल्ड विमेन कप को सेलिब्रेट होस्ट कर रहा है? पहली साउथ अमेरिकन कंट्री है वो, और ये कौन सी है? ये है ब्राजील। कौन सी है? ब्राजील, ठीक है। तो देखते हैं, आंसर विल बी ए। क्या है ये? फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027 जो है, कंफर्म हो चुका है कि ब्राजील इसको होस्ट करेगा, ठीक है। 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा ब्राजील, और ये पहली साउथ अमेरिकन कंट्री है इस टूर्नामेंट को होल्ड करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्ध पूर्णिमा और वैसाख। बुद्ध पूर्णिमा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून ऑफ वैसाख मंथ। अभी रिसेंटली गई है वैसाख मंथ का जो पूर्णिमा आता है, उस दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। ये बुद्धा का फर्स्ट सरमन डिलीवर हुआ था सारनाथ पे, उससे रिलेटेड है। आपको बताना है क्या चीज करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट कि वैसाख मंथ के फुल मून पे हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट सरमन डिलीवर नहीं हुआ था इस समय, वो तो मैंने आपको बताया ना, द्रुपका के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? बुद्धा के बारे में जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के नाम से या वैसाख के नाम से भी जानते हैं, और ये हिंदू कैलेंडर के वैशाख मंथ के पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून के दिन मनाया जाता है। इसको इस साल 23 मई 2024 यानी थर्सडे को मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। इस दिन बर्थ, एनलाइटनमेंट और डेथ, जो गौतम बुद्धा का बर्थ, एनलाइटनमेंट और डेथ है, उसको कोमेमोरेट करने के लिए सिक्किम और लद्दाख में इसको सागा दावा कहते हैं, यानी दासा कहते हैं। ये हमने अभी अभी देखा है, सिक्किम में इसका सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। गौतम बुद्धा की बात करते हैं। लुम्बिनी में 563 BC में नेपाल के पास इनका जन्म हुआ। सिद्धार्थ गौतम नाम है, माँ का नाम महारानी माया है, पिता इनके राजा थे शुद्धोधना। इनकी शादी होती है यशोधरा जो राजकुमारी हैं, और इनके बेटे का नाम है राहुल। 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था जीवन की सच्चाई का पता लगाने के लिए, और 35 की एज में इनको निर्वाण यानी कि बोध बन गए थे। ये बोध यानी कि इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 35 की उम्र में बोध गया बिहार में, ठीक है, और इनको बुद्धा के नाम से, बुद्धा यानी द एनलाइटन वन, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका।
अपने 5 कैंपेनियंस को इन्होंने पहला सरमन यानी अपना पहला उपदेश दिया 5 कंपेनियन को डियर पार्क सारनाथ में नियर वाराणसी, ठीक है, जिसको इस इवेंट को किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जब इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 अनुयायियों को दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इस इवेंट को जानते हैं। 80 की एज में यानी 483 BCE में इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था कुशीनगर यूपी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें थी गौतम बुद्धा के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है हु वन द शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर द ईयर 2024। देखो ये जो प्राइज है ना, ये किसको मिला है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। ये किस फील्ड में मिलता है, कोई एस्ट्रोनॉमी की जगत में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, साइंस के जगत में, मैथमेटिक्स के जगत में कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको ये अवार्ड मिलता है। इस बार श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। आंसर इज ए, ठीक है। देखते हैं क्या है ये द एनुअल शॉ प्राइज जो है वो यूएस प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है, जो इंडियन डिसेंट के हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इन्होंने रिसर्च किया मिली सेकेंड पल्सर्स पे, गामा रे बर्स्ट पे, सुपरनोवा पे और एस्ट्रोनॉमिकल जो ट्रांजिटरी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है उसके ऊपर। तो शॉ प्राइज के अंदर इनको क्या मिलता है, 3 एनुअल प्राइज मिलते हैं, एस्ट्रोनॉमी के लिए, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन के लिए और मैथमेटिकल साइंस के लिए USD यानी $1 1.2 मिलियन की राशि इनको मॉनेटरी अवार्ड जो है ये मिलता है, ठीक है। ये 21वां साल है, 21st ईयर है कि ये प्राइज जो है वो अवार्ड किया जा रहा है। 12 नवंबर को हांगकांग के अंदर इसको शेड्यूल किया जाएगा, मतलब उस दिन अभी अनाउंस हुआ है, उस दिन ये मिलेगा 12 नवंबर को हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM बीइंग हेल्ड। कहाँ पे ये होगा, ये होगा कोची के अंदर, इंडिया के अंदर यानी कोची के अंदर, ठीक है। तो क्या है ये, आंसर इज डी। देखते हैं इस न्यूज के बारे में। देखो जो इंडिया है वो ATCM यानी एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ये होल्ड कर रहा है, होस्ट कर रहा है भारत। जो 26वीं मीटिंग, आप इसको 46th ATCM कह दो या 26वीं मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन CEP कह दो। 26वीं CEP है, 46th ATCM है, जिसको भारत में कोची के अंदर 20 से 30 मई 2024 के बीच में होस्ट किया जा रहा है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। गोवा के अंदर है ये नेशनल सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और साथ में मिला हुआ है एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट जो अर्जेंटीना के अंदर लोकेटेड है। ATCM इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी 1959 में एंटार्क्टिका ट्रीटी हुई है, 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के बारे में भी अभी बात करेंगे। वहाँ के जितनी भी पार्टीज थी उनकी एनुअल गैदरिंग होती है, साल में एक बार एनुअल गैदरिंग होती है कि हमको अब एंटार्क्टिका को और कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। वहाँ का गवर्नेंस, मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंटार्क्टिका का, उसके बारे में इस मीटिंग में डिस्कशन होता है। भारत ने इससे पहले, ये 46th ATCM है, इससे पहले 30th ATCM न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट किया था 2007 में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप, एक रेगुलेटिंग टूरिज्म अंटार्कटिका के अंदर 46th ATCM को अब भारत जो है वो होस्ट कर रहा है। अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 1 दिसंबर 1959 में हुई और एनफोर्स हुई 23 जून 1961 को। ट्रीटी हुई इस दिन, एनफोर्स हुई इस दिन, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम अंटार्कटिका की गवर्निंग एक्टिविटीज देखते हैं। नो मैंस लैंड, आपको पता है अंटार्कटिका के ऊपर व्यक्ति नहीं रहते, प्रदूषण नहीं फैलाना, बहुत सारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी वहाँ है जो सिर्फ वहीं है। यहाँ पे हमको टेररिज्म नहीं लेके जाना है, यहाँ पे हमको किसी तरीके के अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं करने हैं, तो ये सब इस ट्रीटी में है। यहाँ पे किसी की मिलिट्री नहीं बनेगी, किसी का बेस नहीं बनेगा, ये सब बातें इस ट्रीटी के अंदर है। यानी यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करना है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स यहाँ पे बैन है। इनिशियली 12 देशों ने इसको साइन किया था, ठीक है। अब 56 सिग्नेटरी हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी को 1983 में ज्वाइन किया था, ठीक है। इंडिया ने अपना पहला एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन जो है दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983 में बनाया था, जिस दिन इंडिया ने, मतलब जब इंडिया ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था, रेटिफाई किया था। भारत के 2 और रिसर्च ऑपरेशन है, वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, मैत्री 1989 के नाम से और भारती, मैत्री और भारती 2012 के नाम से। 2022 में इंडिया ने अंटार्कटिका एक्ट को इनेक्ट किया। इस
ट्रीटी की कमिटमेंट को रीअफर्म करने के लिए हमने एंटार्क्टिक एक्ट बना दिया, इसको इनेक्ट कर दिया। इंडिया अब एक नया स्टेशन बनाने की, अंटार्कटिका में नया स्टेशन बनाने का प्लान कर रहा है। 2029 तक हम उसको शुरू कर देंगे मैत्री 2 के नाम से। ठीक है, तो ये बात थी इस ट्रीटी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया ने 39th पोजीशन सिक्योर किया, बिल्कुल सही बात है। ये एनुअल इंडेक्स है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर रहा है, नहीं ये बाइनियल है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टॉप पोजीशन पे है, ये बात सही है। पूछा है करेक्ट क्या है, 3 फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आंसर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो इंडिया जो है 39th पोजीशन पे आ गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अंदर। ये एक बाइनियल इंडेक्स है, ठीक है, बाइनियल इंडेक्स है जिसको यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी ये ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में 119 कंट्री के अंदर सर्वे होता है, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स और पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए पूरा सर्वे किया जाता है। इंडिया साउथ एशिया में हाईएस्ट रैंक पे है, साउथ एशिया में हाईएस्ट रैंक पे है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज के अंदर। इंडिया 54th पोजीशन पे था 2021 में, अब 39th पे है। यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 5 है, यानी यूएस ने टॉप किया है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया जो है मतलब 1 से 7 तक स्कोर मिलते हैं। 1 का मतलब वर्स्ट स्कोर, 7 का मतलब बेस्ट। भारत का स्कोर है 4.25, भारत का स्कोर है 4.25। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या देखा जाता है, हाई प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया को 18th रैंक मिला, पोजेस कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया को 26th रैंक मिला, पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को 25th रैंक मिला। इंडिया का जो रोबस्ट मतलब नेचुरल, प्राकृतिक, कल्चरल और नॉन लेजर रिसोर्सेज जो हैं उसने भी ट्रैवल अपील को अट्रैक्ट किया, मतलब ट्रैवल को और ज़्यादा अपीलिंग बनाया है। ठीक है, और भारत जो है वो कुछ चुनिंदा देशों में से ही है टॉप के अंदर आने वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। मेट्रोलॉजी डे कब सेलिब्रेट होता है, 20th मई को सेलिब्रेट होता है। मेट्रो यानी मापना, ठीक है, यूनिट्स की बात हो रही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एक इवेंट है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी एनिवर्सरी जो है मीटर कन्वेंशन 1875 में होती है, मीटर कन्वेंशन, उसकी एनिवर्सरी के रूप में हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी मापन का स्टडी। ठीक है, थीम क्या है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की 2024 की, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी 2024 की इसकी थीम रहेगी। इसको यूनेस्को ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है 20th में। हर साल यूनेस्को इसको इंटरनेशनल डे के रूप में मनाता है। 14 मई को यूनेस्को ने एक स्पेसिफिक इवेंट अपने पेरिस हेडक्वार्टर के अंदर ऑर्गेनाइज किया, दैट वी मेजर टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। आज हम मापन कर रहे हैं, आज हम यूनिट्स का यूज कर रहे हैं कल सस्टेन रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 14th नंबर क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द 24-25 टर्म। कौन है नए प्रेसिडेंट ऑफ CII, ये है संजीव पुरी। क्या नाम है, संजीव पुरी। आंसर इज संजीव पुरी। देखते हैं क्या इसके अंदर आंसर है, संजीव पुरी। ये क्या है, ये संजीव पुरी जो है वो ITC के MD और चेयरमैन थे। अभी R दिनेश को सक्सीड करके ये आए हैं CII के चेयरमैन बनने। CII क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है ताकि मिलके कंसल्टेटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग सब लोग मिलके काम कर सके और भारत का विकास कर सके। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और 1895 में इसकी स्थापना हुई थी CII की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंथेटिक केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन नॉन स्टिक कोटिंग्स। अभी ICMR ने यह कह दिया कि नॉन स्टिक पैन यूज मत करो, उसमें टेफ्लॉन है, उसमें टेफ्लॉन है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, जो कार्सिनोजेनिक है, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप या तो संगमरमर के बर्तन यूज करें या अर्दन पोट को यूज करें। तो आंसर क्या आएगा, D है इसके अंदर, ये केमिकल है। ICMR ने कहा है कि भाई टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक पैन आते हैं क्योंकि टेफ्लॉन जो है ना वो फ्रिक्शनलेस होता है, उससे उस पर सामान चिपकता नहीं है और इसी वजह से साउथ इंडियन फूड के लिए बेस्ट माना जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा नॉन स्टिक पैन जो है वो डोसा वोसा बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। किसी को चिल्ले विल्ले खाने हो, पूड़े खाने हो तो इस चीज़ के लिए बनता है। तो यहाँ पे
पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं, डेंजरस केमिकल्स निकलते हैं अगर आप इसको ओवर कुक करते हो। यानी 170 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर ये पैन जो है वो हीट हो जाता है तो इसमें कुछ ऐसी जहरीली गैसें और डेंजरस केमिकल्स निकलते हैं जो हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाएंगे। हैदराबाद बेस्ड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ICMR के अंडर काम करता है, उसने ये बात कही है कि आप अर्दन पोट्स और कॉटिंग फ्री ग्रेनाइट स्टोन यूटेंसिल्स को यूज करो, यानी कि मिट्टी के बर्तन यूज करो और ग्रेनाइट स्टोन्स को के बर्तन को यूज करो। ये नॉन स्टिक पैन यूज मत करो, इसके अंदर टैफ्लॉन है जो आपके लंग्स के कैंसर को बढ़ाएगा, आपके लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या है केमिकल का नाम जिसको टैफ्लॉन कहते हैं? पूरा नाम क्या है? पॉली टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, यानी PTFE। इसमें कार्बन और फ्लोराइन के एटम्स होते हैं। ये सबसे पहले 1930 में बना था। टैफ्लॉन के जो ये पैन्स हैं 1930 में बना था। और ये जो केमिकल है ये नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन स्टिकी होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। इसी वजह से लोग इसको नॉन स्टिक कह रहे हैं कि चिपकता नहीं है इस पे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड निशात कुमार विन अ सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये हाई जंप में निशात कुमार जो है वो इस पैरालंपिक्स में जीते हैं। देखते हैं इसके अंदर इंडियन टीम को अपना फर्स्ट मेडल मिल गया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। हाई जंपर रहे निशात कुमार और 200 मीटर की रनर रही है प्रीति पल। इनको सिल्वर और ब्रॉन्ज जापान के अंदर मिला है। सिल्वर मिला है किसको? सिल्वर मिला है निशात कुमार को हाई जंप में, और 200 मीटर की रेस के अंदर प्रीति पाल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है कोप जापान के अंदर जो पैरालंपिक्स हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताई गई है। हाई जंपर निशात कुमार ने सिल्वर मेडल लिया, 200 मीटर रनर प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज लिया कोप जापान के अंदर जो हो रहा है। 17th क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, किस लिए? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में कमेमोरेट किया जाता है। वो यंगेस्ट PM थे इंडिया के। आपको बताना है क्या गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनमें से कुछ गलत नहीं है। आंसर का आएगा नाइदर वन नॉर टू। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है D। ठीक, कुछ भी गलत नहीं है। देखते हैं ये डे। आपको पता है राजीव गांधी छठे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदर जो मद्रास के पास आज के दिन मतलब जो चेन्नई कहते हो, जो लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम थे, वहाँ के सुसाइड बॉम्बर ने, वहाँ उनके एक सुसाइड बॉम्बर ने इनकी हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था। गांधी जी यानी राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 के दिन प्राइम मिनिस्टर के पद पे आते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद, और 40 साल की उम्र में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1984 से 89 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनकी जो मृत्यु का दिन है उसको एंटी टेररिज्म डे के रूप में VP सिंह गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही थी, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु वन द मैन सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2024? इटालियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने और रोजर फेडरर ने। तो ये कौन थे? अलेक्जेंडर। इटालियन ओपन के अंदर जीतने वाले कौन है? रोजर फेडरर। आंसर देख रहे हैं, C आएगा। तो यहाँ पे यही है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव और ईगा स्वियाटेक ने इटालियन ओपन का एकल खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है, विच ऑब्जर्वेटरी हैज बीन अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड? कौन सी है ये एटाकामा ऑब्जर्वेटरी है। कौन सी है? एटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो चिली के अंदर है। चिली के अंदर है। इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसको जगह मिल गई है। एटाकामा ऑब्जर्वेटरी ये हाईएस्ट है, सबसे ऊंचे बनी हुई है। देखते हैं, चिली के अंदर टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, टोक्यो यूनिवर्सिटी ने इस एटाकामा ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया है जो 5640 मीटर पे है सी लेवल से। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनको अवार्ड मिला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर हाईएस्ट कौन सी है? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो हैनले लद्दाख के अंदर है। इंडिया की सबसे ऊंची ये है 4500 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, 4500 मीटर की ऊंचाई पे। इसको मैनेज कौन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलोर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 2024? नेफेड के अंदर चेयरमैन कौन बने हैं? कामना राजेश शर्मा, जेठाभाई भारवाड,
रितेश चौहान या पंकज कुमार प्रसाद? आंसर क्या आएगा? जेठा भाई जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां दिखाई दे रहा है। देखते हैं, इनको चेयरमैन बना दिया है नेफेड का। नेफेड का पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो 2 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश होता है। 2 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश होता है। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जितनी भी मार्केटिंग होती है उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, रीजनल ऑफिस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नेपाल साइड? ये कौन है? ये है यंगेस्ट पूछा है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 16 साल की उम्र में है, 12वीं क्लास की स्टूडेंट है मुंबई से। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई है, यंगेस्ट बन गई है भारत के अंदर। ए ऑप्शन इसके अंदर आएगा। आप देख रहे हो काम्या का फोटो, और ये उनके फादर हैं जो दोनों मिलके उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। ठीक है, तो 16 ईयर ओल्ड है ये, 12th क्लास की स्टूडेंट है, 12th क्लास की स्टूडेंट है, बॉम्बे से हैं। उनके पापा, उनका नाम क्या है? कमांडर एस कार्तिकेयन। ठीक है, ये भी उनके साथ वहां आए हैं। टोटल 7 समिट्स होती है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी माउंटेनियर्स की 7 समिट्स होती है। 6 समिट्स काम्या जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। अब 7वीं समिट माउंट विंसन पे चढ़ने की कोशिश कर रही हैं ये, जो ये कह रही हैं बहुत जल्दी मैं कर दूंगी। हाईएस्ट पीक 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन कौन सी हैं जिनको 7 समिट्स के नाम से जानते हैं? एशिया का माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका में एकनकागुआ, नॉर्थ अमेरिका के अंदर देनाली जिसको माउंट मैकिंले कहते थे, अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका का माउंट विंसन जिस पे अब काम्या जाने वाली हैं, अंटार्कटिका और ओशिनिया के अंदर पंकज आया। ठीक है, तो ये 7 समिट्स हैं जिसमें से 6 काम्या पूरे कर चुकी है, 7वीं की तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। दीप्ति जीवांजी विंस गोल्ड मेडल इन द विमेन्स 400 मीटर T20, सही बात है। निषाद कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल इन द हाई जंप, ये भी अभी हमने पढ़ा। दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई भी नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी। उसने गलत पूछा है, गलत कोई नहीं है, आंसर क्या आएगा? डी। तो यहाँ पे क्या है? दीप्ति जीवांजी को गोल्ड मेडल मिला है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, 55.06 सेकेंड्स में 400 मीटर का जो टारगेट था वो इन्होंने पूरा किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दीप्ति ने, गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो जापान के अंदर हो रहा है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है? हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट F46 कैटेगरी एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? किसको गोल्ड मेडल मिला है शॉट पुट में? देवेंद्र झाझरिया, मरियापन, सचिन या सुंदर सिंह गुर्जार? देखते हैं क्या इनका नाम है। इनका नाम है सचिन सार्जेरो खिलारी। देखिए, इनको गोल्ड मेडल मिला है पैरा एथलेटिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के अंदर जो जापान के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है शॉट पुट F46 कैटेगरी के अंदर, जापान के अंदर जो हो रहे हैं। इंडिया अब तक 11 मेडल जीत चुका है जिनमें से 5 गोल्ड है। 11 मेडल जीत चुका है जिनमें से 5 गोल्ड हैं। ठीक है, और पहले 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जो है 2023 एडिशन जो पेरिस में हुआ था वहां भी जीते थे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बता देखनी है और नॉट करेक्ट बताना है। इंडियन बॉक्सर्स फिनिश्ड देयर एलॉर्डा कप 2024 with a total of 12 medals comprising 2 gold, 2 silver, 8 bronze medal. निखत जरीन एंड मीनाक्षी क्लिंच्ड गोल्ड मेडल। गलत बताना है, गलत कोई भी नहीं है, आंसर क्या आएगा? डी। दोनों बातें बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इंडिया की बॉक्सर निखत जरीन और मीनाक्षी, इंडिया के बॉक्सर निखत जरीन और मीनाक्षी को गोल्ड मेडल मिला है एलॉर्डा कप इन अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है। तो ये बातें बिल्कुल सही थी क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है ये निखत को 52 kg कैटेगरी महिलाओं में, 52 kg कैटेगरी में, और मीनाक्षी को 48 kg इवेंट के अंदर। ठीक है, तो ये वेट के हिसाब से होती है, आपको पता है बॉक्सिंग। इंडिया ने टोटल 12 मेडल लिए हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2024 की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। It commemorates the adoption of the Convention on Biological Diversity on 22 May 1992। वो पूछ रहा है करेक्ट क्या है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। बायोडाइवर्सिटी डे
22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो सीबीडी हुआ था अर्थ समिट के साथ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 22 मई 1992 को हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ कन्वेंशन साइन किए थे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। थीम थी इस बार की बी पार्ट ऑफ द प्लान, तो दोनों बातें बिल्कुल सही थी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वन एट द थाईलैंड ओपन सुपर 500 इन बैंकॉक। बैंकॉक के अंदर जो थाईलैंड ओपन सुपर 500 हुआ है वो किसने जीता है, वो किसने जीता है ये हम देखते हैं। वो जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये पहले भी आ चुका था, मतलब पिछले हफ्ते में भी। बैडमिंटन सात्विक चिराग ने BWF यानी कि जो फेडरेशन का मैच होता है उसमें विश्व में नंबर 1 हासिल कर लिया है, नंबर 1 स्थान। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर रैंकिंग्स जो आई उसमें सात्विक को फर्स्ट रैंक मिल गया है थाईलैंड ओपन सुपर 500 इन बैंकॉक के अंदर। HS प्रणॉय जो हैं उनको वर्ल्ड में 9वें नंबर पे और इंडिया में हाईएस्ट प्लेस, इंडिया में हाईएस्ट, वर्ल्ड में नंबर 9। PV सिंधु वर्ल्ड में 15 विमेन के अंदर, ठीक है। इंडिया टॉप विमेन डबल पेयर तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनाप्पा वर्ल्ड में 19 नंबर की इनकी जोड़ी है, तो ये आपको याद रखने हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, नागोर्नो काराबाख जो रीजन है वो डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, अर्मीनिया और टर्की के बीच में, अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, या अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो जो ये एरिया है ये अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में है। तो इसमें है क्या स्टूडेंट्स, आंसर इज बी। इसमें है क्या, दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर शेयर हो रहा है, ठीक है। उसमें रहते तो अर्मेनियन है लेकिन वो पॉलिटिकली आता है अजरबैजान के अंदर। तो बहुत लंबे समय से लड़ाई हो रही थी, जैसे भाई ये है अर्मीनिया, ठीक है, ये है अर्मीनिया और ये है मान लीजिए अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो हैं तो अर्मीनियन पर पॉलिटिकली आते अजरबैजान के अंदर है, जिसके चलते लैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। बहुत लंबे समय के बाद ये जो हिस्टोरिकल लड़ाई चल रही थी, इनकी हिस्टोरिकल राइवल था, उनके बीच में नॉर्मल टाइज होने की अब गुंजाइश आ गई है, ठीक है। दोनों ने एक नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और बोथ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, ये क्या कह रहा है, 1990 डील जो है टू कोकोसस नेशन के अंदर बोथ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स इंक्लूड्स द रिटर्न टू अजरबैजान ऑफ 4 बॉर्डर विलेज सीज्ड बाय अर्मीनिया इन द 1990। अजरबैजान के 4 विलेजेस अर्मीनिया ने सीज कर लिए थे 1990 में। उसी को लेके विवाद चल रहा था कि ये हमारे लोग हैं तो ये जगह भी हमारी है। अजरबैजान कह रहा था यार लोग तुम्हारे होंगे लेकिन लैंड हमारा है। तो ये लड़ाई चल रही थी, अब उस लड़ाई को शांति मिल गई है, ठीक है। ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये वाला डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, जहां पे रहते अर्मीनियन लोग हैं लेकिन जो अजरबैजान के अंदर आता है। नाम क्या है, नागोर्नो काराबाख रीजन इसका नाम है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर कौन बना है, ये बना है स्पेन। आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें 10,000 लोगों तक हमको 10,000 गीगावाट सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करनी है। जॉइंट एफर्ट था इंडिया और फ्रांस का, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। COP21 या मैं कहूँ पेरिस डील जो हो रही थी 2015 में, वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की बातें कही थी। चिले जो है वो 96 मेंबर बना, यमन 97, पनामा 98 मेंबर बना है। 119 कंट्रीज को साइन कर चुकी है, इसकी सिग्नेटरी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी को गाइड किया जा रहा है, जिसमें $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें करना है सोलर एनर्जी की दुनिया में 2030 तक। 1000 मिलियन लोगों तक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है और 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी अपने को जनरेट करनी है। फर्स्ट असेंबली जो है वो ग्रेटर नोएडा इंडिया में हुई थी अक्टूबर 2018 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम के अंदर है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट जो है 29th नंबर क्वेश्चन, Consider the following statement. The Manipur government declared the Manipuri pony as an endangered breed in 2022. According to the Livestock Census 2019, the count of Manipuri pony dropped to 1089. आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली में क्या गड़बड़ है, एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। मणिपुरी गवर्नमेंट ने 30 एकड़ ग्रासलैंड पोलो पोनीज के लिए अलग से, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से निकाल दी है, यानी कि अलग से बाइफर्केट कर दी है 30 एकड़ ग्रासलैंड
पोलो पोनीज के लिए। जो पोलो गेम होता है ना, वो हिस्टोरिकली इन्हीं से शुरू हुआ था। चीफ मिनिस्टर है वहां के एन बीरेन सिंह। एंडेंजर्ड मणिपुरी पोनी, अभी इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड। मणिपुरी पोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्फाल वेस्ट रीजन के अंदर 30 एकड़ ऑफ ग्रासलैंड जो है वो अलग कर दी, जिसमें पोलो पोनी जो है वो आसानी से फ्रीली रोम कर सकेंगी, ग्रेज कर सकेंगी, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, मेटी सेगोल के नाम से भी जानते हैं, जो हिस्ट्री और कल्चर दोनों से जुड़ी हुई है। ये हॉर्स की एक कैटेगरी है। हॉर्स की टोटली 7 रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी है, जिसके नाम देख रहे हो, मारवाड़ी हॉर्स, काठियावाड़ी हॉर्स, जांस्कारी पोनी, द स्पीति पोनी, भूटिया पोनी और कच्ची सिंधी हॉर्स, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन मणिपुरी पोनी की जो हाईली वैल्यूड ब्रीड थी वो रिसेंट टाइम में 1898 थी, ठीक है, और वो धीरे धीरे 1089 तक पहुंच चुकी है 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग। मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको एंडेंजर्ड ब्रीड कह दिया 2013 में। ब्रीड इज रिगार्डेड एज द ओरिजिनल पोलो पोनी, एज मॉडर्न पोलो इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो पोलो डिराइव हुआ है वो इसी पोलो पोनी से हुआ था। 30th क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द क्रू मेंबर्स ऑफ NS-25 मिशन विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। स्पेस में टूरिज्म करने वाला पहला इंडियन कौन बना है? स्वाति मोहन, गोपी थोटाकुरा, सुनीता विलियम्स या रिचर्ड ब्रैंसन। ये है गोपी थोटाकुरा। आपको पता है जेफ बेजोस की कंपनी है, वो बहुत सारी स्पेस की प्राइवेट कंपनीज में से एक है, और वो कंपनी जो है वो लोगों को, साधारण लोगों को स्पेस में, यानी लगभग 100 किलोमीटर के पार आपको स्पेस में लेके जाएंगे। 10 मिनट्स की ये जर्नी होती है। तो गोपी थोटाकुरा जो है 105 किलोमीटर तक जाते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद करमन लाइन शुरू हो जाती है। करमन लाइन क्या होती है? जब आप भारत के धरती के ग्रेविटेशन से बाहर निकल के स्पेस में पहुंच जाते हो। तो करमन लाइन को पार करते हुए गोपी थोटाकुरा जो है 10 मिनट तक स्पेस में ट्रैवल करते हैं। 10 मिनट मतलब पूरा रास्ता है ये वापस आने जाने का। तो इन्होंने ये मतलब एंजॉय किया है इस स्पेस मिशन को, ठीक है। तो जेफ बेजोस की कंपनी है। 6 स्पेस टूरिस्ट गए थे, उनमें से भारतीय थे गोपी थोटाकुरा। 19 मई को इनका ये पूरा स्पेस का ट्रिप था। थोटाकुरा जो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बने हैं इंडिया से। ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है, ठीक है, किसकी? जेफ बेजोस की। तो जिन्होंने ये पूरी यात्रा ऑर्गेनाइज उनकी की थी। मैक्सिमम हाइट 105 किलोमीटर तक ये जाते हैं, ठीक है। लगभग 10 मिनट तक पूरा ट्रैवल इनका रहा। 100 किलोमीटर के बाद करमन लाइन शुरू हो जाती है, जो भारत के अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट के नाम से इस पूरी जर्नी को जाना जाता है। और ये करमन लाइन को क्रॉस करे हैं, कुछ समय वहां स्टे किए हैं और वापस अर्थ पे आ जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि 100 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ पे करमन लाइन दिखाई देगी। कहाँ गई? 100 किलोमीटर के बाद ये रही ग्रीन वाली, ठीक है। ये ग्रीन वाली 100 किलोमीटर के बाद ये करमन लाइन है, यानी अब एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है, ठीक है। स्पेस में आप पहुंच चुके हैं। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, ठीक है। ओल्ड चिकी लिपि का निर्माण किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो ये किया पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज बी। किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ओल्ड चिकी ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो है 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने क्रिएट की थी संथाली लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज है संथाली, स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी, ठीक है। सबसे पहले पब्लिसाइज हुई 1939 में। फिर उसके बाद ये जो कम्युनिटी है यूजेस अ स्क्रिप्ट इन्वेंटेड जस्ट 80 ईयर्स एगो। ये जो कम्युनिटी है पूरी संथाली कम्युनिटी, ये जो है 80 साल पहले से इसको यूज कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है ये इनका जन्म हुआ उड़ीसा 1905 में, ठीक है, जो मुर्मू जी हैं। 32nd क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। न्यूयॉर्क रैंक्स फर्स्ट ऑन द इंडेक्स। दिल्ली हैज अचीव्ड द 650th रैंक, मेकिंग इन द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन सिटी ऑन द लिस्ट। आपको नोट करेक्ट बताना है। न्यूयॉर्क फर्स्ट है इंडेक्स में, ये बात सही है। दिल्ली 650th रैंक पे नहीं है, ठीक है, 350th रैंक पे है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। टू ओनली इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो टू ओनली इज इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि न्यू दिल्ली का रैंक 350 है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर। तो न्यूयॉर्क जो है वो फर्स्ट आया इस इंडेक्स के अंदर। क्या क्या चीजें देखी जाती है? देखो, वर्ल्ड की
1000 लार्जेस्ट सिटीज के अंदर ये सर्वे हुआ था। न्यूयॉर्क उसमें फर्स्ट है, दिल्ली 350 रैंक पे है, ठीक है। 163 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर 1000 लार्जेस्ट सिटीज का ये सर्वे था। अब 5 कैटेगरी इसमें देखी जाती है, इकोनॉमी कैसी है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है वहां का, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट और गवर्नेंस कैसा है। तो न्यू दिल्ली को 350th रैंक मिला है, बेंगलुरु को 411, मुंबई को 427, चेन्नई 472, कोची 521, बाकी तो अपने इंडिया के आए ही नहीं टॉप 1000 में। नो इंडियन सिटी कुड मेक द टॉप 300 एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है। टॉप 300 में कोई भारतीय शहर आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन, विच नेशंस हैव रिसेंटली एक्नॉलेज द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने, देखो पहले ऑलरेडी 160 देशों ने पैलेस्टीन को स्टेट कहा हुआ है, 3 और देश शामिल हो गए जो पैलेस्टीन को स्टेट कह रहे हैं, पैलेस्टीन को देश मान रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, स्पेन, स्वीडन में से 6 हैं। इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जिसका नाम है सिन यानी स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। देख लीजिए, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे यानी 1 4 5 कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 1 4 5। इन्होंने पैलेस्टीन को स्टेट माना है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे देशों ने स्टेट माना हुआ है, 3 और ऐड हो गए हैं। तो अब जो इजराइल है उन्होंने इनको धमकी दे दी है कि हम आपसे भी संपर्क तोड़ लेंगे अगर आप पैलेस्टीन को स्टेट कहते हो तो अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए पैलेस्टीन ने, नॉर्वे से और आयरलैंड से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए इजराइल ने, ठीक है, क्योंकि वो पैलेस्टीन के अगेंस्ट है। और ये फॉर्मल रिकॉग्निशन उन्होंने 28 मई को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन आपको पता है किन किन से मिलके बनता है, यहां आप देख रहे हो, दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज गाजा स्ट्रिप जहां पे बिल्कुल भूखमरी है, लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है, और ये जेरूसलेम। इन तीनों एरिया को मिला के जो है पैलेस्टीन बनता है। इजराइल यहाँ पे है, जॉर्डन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इजिप्ट है। इजराइल कह रहा है ये पूरा एरिया मेरा है, पैलेस्टीनियन कुछ और कह रहे हैं, तो ये पूरी लड़ाई का विवाद है, ठीक है। अभी ये वो देशों का मैप है जो पैलेस्टीन को स्टेट मानते हैं। 3 और देश इसमें शामिल हो गए और अपना प्यारा भारत भी यहाँ है, आपको दिखाई दे रहा है। हम भी पैलेस्टीन को एक देश मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये ना नॉर्वे को लेके एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था। नॉर्वे ने पैलेस्टीन को मोर देन 30 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट ओस्लो एग्रीमेंट हुआ है 1993 में, उसके 30 साल बाद नॉर्वे ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एक स्टेट की तरह। ओस्लो अकॉर्ड जो है 1993 से 1995 के बीच में हुआ था, इजराइल और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। ये पैलेस्टीन सेल्फ गवर्नेंस, ऐसे कहा गया था कि पैलेस्टीन जो है इन एरियाज के अंदर सेल्फ गवर्नेंस कर पाएगा, लेकिन गाजा स्ट्रिप पे नहीं कर पा रहा। बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे पैलेस्टीन सेल्फ गवर्नेंस नहीं कर पा रहा है, तो जिसको लेके ये पूरा विवाद है। इजराइल के अंदर ग्रुप, जो इजरायली ग्रुप है हमास, उसका वहां पे सारा जोर चल रहा है, पैलेस्टीन की कोई भी बात वहां पे नहीं सुनी जा रही है। 34th नंबर क्वेश्चन, व्हाट हार्मफुल गैस डज कैल्शियम कार्बाइड रिलीज ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। आपको पता है जो मैंगोज हैं, कच्चे आम को तोड़ के उसको राइप किया जा रहा है केमिकल्स का यूज करके। तो कौन सा केमिकल यूज किया जा रहा है? वो है कैल्शियम कार्बाइड, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर एसिटाइलिन होता है, ठीक है। एसिटाइलिन है जिसके अंदर, जो बहुत खतरनाक है। और जो नेचुरल फ्रूट पकता है उसमें कौन सा ग्रोथ हार्मोन होता है? इथाइलिन। तो वो फायदा करता है आपकी बॉडी को, लेकिन जो केमिकल यूज हो रहा है कैल्शियम कार्बाइड, उसमें एसिटाइलिन होता है जो नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये इस चीज को, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को जिसमें कैल्शियम कार्बाइड है, नहीं यूज करना चाहिए। यूज हो रहा है फ्रूट्स को पकाने के लिए, उसको बैन करना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो एसिटाइलिन गैस को रिलीज करता है, जो हार्मफुल है, आर्सेनिक और फॉस्फोरस के अंदर जिसके ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, मतलब कि ये क्या कहता है कि आर्सेनिक और फॉस्फोरस के फ्रूट्स पे कुछ रेजिड्यूज रह जाते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। जो नेचुरली फ्रूट्स पकते हैं उनमें हार्मोन होता है इथाइलिन, जो आपकी बॉडी के लिए फायदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान फॉलोइंग द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद ईरान के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है मोहम्मद मुखबेर को, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। मोहम्मद मुखबेर जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वहां पे ऐसा ही नियम है कि अगर प्रेसिडेंट की आकस्मिक मौत हो जाती है तो आने वाले 50 दिन के लिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पद पे ले आएंगे, ठीक है।
जब तक नए इलेक्शन नहीं होते हैं, और वो 50 डेज में हो जाने चाहिए, 50 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है हुसैन अमी राबदुल्लाहियन, ठीक है, अमी राबदुल्लाहियन, ये फॉरेन मिनिस्टर जो है, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। माउंटेन्स के अंदर नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान के अंदर इनका प्लेन क्रैश हो गया है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोकबेर, इनको राइजी की डेथ के बाद ये पावर दी है प्रेसिडेंट की, और 50 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन हो जाने हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डायरेक्टर अपॉइंट किया? प्रदीप नटराजन को। किसको? प्रदीप नटराजन को। तो क्या है ये न्यूज, देख लेते हैं। आंसर इज प्रदीप नटराजन। ये कहते हैं कि आरबीआई हैज अप्रूव्ड प्रदीप नटराजन, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है अगले 3 साल के टर्म के लिए कि इनको अब आईडीएफसी का डायरेक्टर बनाया गया है। आईडीएफसी के सीएमडी हैं वी वैद्यनाथन, और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच कंट्रीज हैव बीन कंफर्म्ड एज होस्ट फॉर द एएफसी विमेंस एशियन कप इन 2026 एंड 2029। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान, आंसर बी, ठीक है। तो ये क्या कहता है? कहता है ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान कंफर्म हो गए हैं कि 2026 और 19 के एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी एएफसी विमेंस एशियन कप को होस्ट कर रहे हैं। 26 को ऑस्ट्रेलिया और 2029 को उज्बेकिस्तान होस्ट कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और 2006 के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार इस एएफसी को होस्ट कर रहा है, और उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का पहला कंट्री है इसको होस्ट करने वाला। एएफसी प्रेसिडेंट है शेख सलमान, और एएफसी करंट चैंपियन है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्री नीलम संजीवा रेड्डी became the first CM of Andhra Pradesh when the new state was constituted. He authored a book without fear or favor, reminiscence and reflection of a president. कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कहता है ये देखिए, ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है श्री नीलम संजीव रेड्डी को, जो फॉर्मल प्रेसिडेंट भारत के रह चुके, राष्ट्रपति भवन में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1977 से 1982 तक रहा, ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये 19 मई को इनका बर्थ एनिवर्सरी आता है, जिस दिन इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ही वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट पॉलिटिकल लीडर, आंध्र प्रदेश से पॉलिटिकल लीडर ये रहे, ठीक है। जब आंध्र प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो ये फर्स्ट सीएम बने, अपनी पहली स्टेटमेंट थी, सही है, ठीक है। और 1956 से 59 तक उन्होंने पद संभाला। फिर ही अगेन बिकेम द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1962 फॉर 1 ईयर। फिर 1962 में 1 साल के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम बनते हैं। लोकसभा स्पीकर संजीवा जो है वो लोकसभा स्पीकर की तरह भी रहे 1967 से 69 तक। इन्होंने बुक लिखी विदाउट फियर और फेवर, ठीक है, रिफ्लेक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट, जो 1989 में पब्लिश हुई। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाइंबर हु रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड 30th टाइम। 30वीं बार 30th टाइम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन है? ये है कामी रीता शेरपा, ठीक है, नेपाल के हैं ये व्यक्ति। और कामी रीता शेरपा जो है ये आंसर होगा इसका। तो ये जो मैन है ये 54 ईयर ओल्ड के नेपलीज क्लाइंबर हैं, जो एवरेस्ट पे 30वीं बार चढ़ चुके हैं 30th टाइम 8,849 मीटर की हाइट पर, ठीक है। इसी महीने में 29th टाइम जो है अपना रिकॉर्ड इन्होंने पूरा किया था, अब खुद का ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है। शेरपा जो है सबसे पहले 1994 में एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसके बाद 40th और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूरदर्शन किसान becomes the first government TV channel of India with AI anchor। बिल्कुल सही बात है। They can speak in 20 language of the country and abroad। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेजेस ज्यादा हैं, आंसर आएगा ओनली 1। देखो जो दूरदर्शन किसान है ये भारत का पहला गवर्नमेंट टीवी चैनल होने वाला है जिसमें AI एंकर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर होंगे, और वो 50 लैंग्वेज में, कंट्री में भी और अब्रॉड की लैंग्वेज के अंदर भी, ठीक है, बोल सकते हैं। यानी भारत की भाषाएं और अब्रॉड की भाषाएं 50 टोटल भाषाएं बोल सकते हैं। दूरदर्शन किसान जो है 26 मई 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये ओनली टीवी चैनल है जो सोलली फार्मर्स को, मतलब कि केवल फार्मर्स को डेडिकेटेड है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर प्रोक्लेम्ड बाय यूएन जनरल असेंबली? 24 में, 25 में, 1 जून एंड 5 जून। जो डेली करंट अफेयर देखता है वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बता देगा। जिसको नहीं पता या तो न्यूज़ देखिए या फिर
आप अपने गूगल पे जाके सर्च कीजिए। और उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते। टेक केयर, बाय बाय।